हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीएसआर ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम संपूर्ण विज्ञान, इसमें मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। आहार, पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक, पशुजन्य रोग, उसके बाद जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संधारणीय विकास, उसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, उसके बाद दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन होगी। उसके बाद विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और कृषि विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में। और उसके बाद एक टॉपिक अन्य है, जैसे कि कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो आज इन सभी टॉपिकों को हम इस वीडियो में कंप्लीटेड कर लेंगे। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे आहार, पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, स्वास्थ्य, संक्रामक और असंक्रामक रोग और पशुजन्य रोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो हमारे आनुवंशिक रोग से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक अधिकता के कारण उत्पन्न सिंड्रोम को कौन सा रोग कहते हैं? आंसर है डाउन सिंड्रोम। दूसरा प्रश्न है, 13वें गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण उत्पन्न आनुवंशिक रोग कौन सा है? आंसर है पटाऊ सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और यह प्रकट पुरुषों में होता है। आपको पता है हीमोफीलिया जो है वो इसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है, मतलब रक्त जो है वो बहता रहता है, जमता नहीं है। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग रुधिर बैंक का कार्य करता है? आंसर है प्लीहा। पांचवा प्रश्न है, 18वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति से कौन सा रोग होता है? आंसर है एडवर्ड सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, मिथाइल ब्लू से कौन सी रक्त कणिका अभिरंजित होती है? इसका आंसर है बेसोफिल, जो कि WBC का एक प्रकार है। दोस्तों, मैंने एक ही वीडियो में अप्रैल से सितंबर 6 महीने के क्रोनोलॉजी में का संपूर्ण करंट अफेयर्स करवा रखा है, मतलब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करवा रखा है। और एक ही वीडियो में जनवरी से मार्च का करंट अफेयर्स से जो प्रश्न है वो भी करवा रखे हैं। और एक ही वीडियो में संपूर्ण राजस्थान की इकोनॉमी प्लस राजस्थान का बजट 2023-24 के संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रखे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होने से कौन सा रोग होता है? आंसर है टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस कौन सा वायरस है? आंसर है एक रज्जु की RNA वायरस। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन किससे निर्मित है? आंसर है निष्क्रिय मृत SARS-CoV-2 द्वारा निर्मित है। 10वां प्रश्न है, सामान्य जुकाम का रोग कारक वायरस कौन सा है? आंसर है राइनो वायरस। 11वां प्रश्न है, भारत का प्रथम देशी विकसित DNA प्लाज्मिड टीका कौन सा है? आंसर है जाइकोव डी। 12वां प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है मस्तिष्क। 13वां प्रश्न है, डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? आंसर है TB, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, और यह ट्यूबरकुलोसिस से होता है। 14वां प्रश्न है, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? आंसर है लिशमेनिया। उसके बाद मैंने वायरस जनित रोग और जीवाणु जनित रोगों को अलग अलग बता रखा है। जैसे आप वायरस में देखोगे तो कोरोना वायरस, खसरा, डेंगू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, गलसुआ, चेचक। और जीवाणु जनित रोग में जैसे प्लेग, काली खांसी, न्यूमेनिया, गोनेरिया, टिटनेस, टाइफाइड, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया और सिफिलिस। तो इनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें जो है वो विषम ढूंढने को कहते हैं एग्जाम में कि कौन सा इसमें वायरस रोग नहीं है या जीवाणु जनित रोग नहीं है। दोस्तों, आगे मैंने रक्त का संगठन बताया है कि रक्त किससे बना होता है। तो ये 2 भागों से बना होता है, रक्ताणु और प्लाज्मा। और ये आप देखोगे कि रक्ताणु 45% और प्लाज्मा 55%। रक्ताणु भी 3 भागों में बटा होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। उसमें WBC आप देखोगे 2 प्रकार हैं WBC के, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट में आप देखोगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो आप ये ध्यान रखना।
दोस्तों आपको बेसिक रक्त समूह के बारे में पता ही है कि ये 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। अब इसमें एंटीजन देख लेते हैं कि ए में एंटीजन ए, बी में एंटीजन बी, ए बी में एंटीजन ए बी और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसी कारण से जो है वो ओ सर्वदाता होता है, ये सभी को रक्त दे सकता है। उसके बाद एंटीबॉडी की बात करते हैं, ए में एंटीबॉडी बी में एंटीबॉडी ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसी कारण ये सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। और ओ में ए व बी दोनों एंटीबॉडी होती है। और मैंने आपको बता ही दिया कि ओ सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह किस प्रकार की वंशागति को दर्शाता है? आंसर है समयुग्मजी अप्रभावी को। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में पाई जाने वाली एंटीबॉडी ए व बी किस प्रकार की एंटीबॉडी है? आंसर है IgM। अगला प्रश्न है, विनिवर्तन सिंड्रोम संबंधित है? आंसर है यह रोग ड्रग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स रोग के बारे में सत्य कथन है? पहला है यह संक्रामक जूनोटिक रोग है। सेकंड है यह जीवाणुजनित रोग है जो एंथ्रेक्स बेसिलस द्वारा होता है। सी है पशुओं में बेचैनी, नाक, मुंह, मल द्वार से खून निकलना इसके लक्षण है। तो ये सभी जो कथन है वो इस रोग के बारे में सत्य है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, HIV में किस एंजाइम से RNA से DNA का संश्लेषण होता है? आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा। अगला प्रश्न है, RH कारक की खोज किसने की थी? आंसर है लैंडस्टीनर एवं वीनर ने रीसेस नामक बंदर में। और RH कारक 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, किस पोषीय पदार्थ का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? आंसर है वसा का। अगला प्रश्न है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? आंसर है विटामिन ई को। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? आंसर है A, D, E, K। अगला प्रश्न है, बृहद भक्षकाणु मैक्रोफेम कौन कहलाती हैं? आंसर है मोनोसाइट। 25वां प्रश्न है, रक्तस्राव रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर है विटामिन K की कमी के कारण। 26वां प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस बीमारी के परीक्षण के लिए किया जाता है? आंसर है एड्स के लिए। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटेलिस रोग होता है? आंसर है पति RH+ तथा पत्नी RH- होने पर, और यही RH कारक रोग है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणुओं को क्या कहते हैं? आंसर है प्रोबायोटिक। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य क्या है? आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 30वां प्रश्न है, सामान्य प्रतिजन के रूप में कार्य करने के लिए रोगाणु या पदार्थ का अनुभव कितने डाल्टन से अधिक होना चाहिए? आंसर है 6000 से। और आगे पशुओं में रोग होता है जो कि खुरपका मुंहपका रोग है, और उसका कारक जो है वो विषाणु है। और एथलीट फुट रोग जो कि मनुष्य की त्वचा में जो संक्रमण होता है उसका जो है वो कारक कौन सा है? तो कवक है। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, इन तीनों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को जो है हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, आनुवंशिक एवं रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार किस कमी से लड़ने के लिए किया गया था? आंसर है विटामिन ए। दूसरा प्रश्न है, पुनर्संयोजन अभियांत्रिकी में सफलतापूर्वक जीन स्थानांतरण हेतु किस वाहक का या वेक्टर का उपयोग किया जाता है? आंसर है प्लाज्मिड्स और जीवाणुभोजी का। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? आंसर है ई कोलाई। चौथा प्रश्न है, कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? आंसर है प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पांचवा प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही निरूपित करता है? आंसर है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार क्या है? आंसर है डीएनए बहुरूपता। अगला प्रश्न है, वयस्क अधिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था? आंसर है बेड, और पहली ट्रांसजेनिक गाय का नाम रोजी था। आठवें प्रश्न में आपको जैव पेटेंट के बारे में सत्य कथन बताने हैं। इसमें पहला है,
इस जैव पेटेंट हेतु भारत ने बुडापेस्ट संधि 2001 में की। दूसरा है 2002 से पूर्व जीवित तत्व एवं जैविक वस्तुओं पर पेटेंट की अनुमति नहीं थी। तीसरा है भारत में पेटेंट की वैधता अवधि 20 वर्ष है। और चौथा है पेटेंट कानून 1970-1972 से प्रभावी हुआ। तो इसका आंसर है ई, सभी कथन सत्य हैं। नवा प्रश्न है किस फसल का पहली बार जीनोम अनुक्रमित किया गया? आंसर है चावल। और 10वां प्रश्न है एक क्लोन होता है? आंसर है अलैंगिक विधि से उत्पन्न जीव। 11वां प्रश्न है भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना कब हुई? आंसर है 1986 में। जीन अभियांत्रिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एसी पार्लब ने किया था। 11वां प्रश्न है डीएनए की 2 श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पर नई डीएनए श्रृंखलाएं जोड़ने के लिए किस विशिष्ट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? आंसर है टर्मिनल ट्रांसफरेज का। 12वां प्रश्न है कौन सा नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? आंसर है नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में एशिया का सबसे पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया था? आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब की गई? आंसर है 1958 में नई दिल्ली में। और इसका ध्येय वाक्य बलस से मूल विज्ञानम है। और इससे जुड़े भारत में 8 सार्वजनिक संस्थान हैं जिनका जो है वो मैं अगली स्लाइड पे बता रहा हूँ आपको। इसमें आप देखोगे सबसे पहला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अक्टूबर 1964 में स्थापना हुई। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1964, भारत डायनामिक्स लिमिटेड 1970 और भारत मिश्र धातु निगम लिमिटेड 1973, मझगांव डॉक लिमिटेड 1960 और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई में स्थित है और गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड जिसकी स्थापना 1960 में की गई। तो ये 8 जो है वो इसके संस्थान हैं। 15वां प्रश्न है टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है नाग। अगला प्रश्न है प्रचंड जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था क्या है? आंसर है हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है रडार का पूरा नाम क्या है? आंसर है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। 18वां प्रश्न है नौसेना प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? आंसर है पनडुब्बी से। 19वां प्रश्न है भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई में। 20वां प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाली मेसर्स ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम है। यह भारत व किस देश का? तो यह आंसर है भारत व रूस का। 21वां प्रश्न है AFSPA AFSPA का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। आगे कुछ बचे हुए पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पोखरण जैसलमेर में किया गया था। और दूसरा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। और तीसरा है ध्रुव जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एडवांस लाइन हेलीकॉप्टर है। तो अब तीसरा टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दैनिक विज्ञान में फिजिक्स से संबंधित ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वह सभी यहाँ पे करवा दूंगा। तो पहला प्रश्न है विद्युत शक्ति की व्यावसायिक इकाई क्या है? आंसर है किलोवाट घंटा kW। दूसरा प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने हेतु क्या उपयोग में लिया जाता है? आंसर है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है एक विद्युत जनित्र में, आंसर है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। चौथा प्रश्न है एलईडी का पूरा नाम क्या है? आंसर है लाइट एमिटिंग डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है? आंसर है ग्रेफाइट को। छठा प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आंसर है नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया द्वारा। सातवां प्रश्न है किन किरण युग्मों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है? आंसर है एक्स किरणें और गामा किरणों की। अगला प्रश्न है ऊष्मा के सर्वोत्तम व निकृष्टतम चालक क्रमशः हैं सर्वाधिक चांदी और कम सीसा। अगला प्रश्न है अपमार्जक किससे बने होते हैं? आंसर है सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण से। 10वां प्रश्न है उच्च तापमान से बचाव हेतु अंतरिक्ष यान में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर है टाइटेनियम धातु का। 11वां प्रश्न है एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? इसका आंसर है मर्केप्टेन। अगला प्रश्न है साबुन के अणु में होता है?
आंसर है एक जल रागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ। 13वां प्रश्न है साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद है, आंसर है ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, आंसर है द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है, आंसर है पिनेक्टिडा से। 16वां प्रश्न है कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह कौन से पादप से प्राप्त होती है, आंसर है आवृत बीजी पादप से। अब हम पार्ट तीसरा पढ़ेंगे, उसमें नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मेमो तकनीकी किस प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इसका आंसर है संचार प्रौद्योगिकी से। दूसरा प्रश्न है टीवी रिमोट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, आंसर है अवरक्त तरंगों का। तीसरा प्रश्न है मार्फिंग क्या है, इसका आंसर है छवि बदलने की एक तकनीक। चौथा प्रश्न है वानाक्रई, पेट्या व इंटरनल ब्लू का संबंध किससे है, आंसर है साइबर अटैक से। पांचवा प्रश्न है गोल्डीलॉक्स जोन का संबंध है, आंसर है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी, गैसें व ग्रहों की खोज से। अगला प्रश्न है महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण व विद्युत संयंत्र ओटीईसी के लिए सागर पृष्ठ सतह व 2 किलोमीटर की गहराई तक जल के ताप में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, आंसर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। सातवां प्रश्न है अग्निकुल क्या है, आंसर है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप। आठवां प्रश्न है जीसैट-24 उपग्रह को किस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष यान पर लॉन्च किया गया था, आंसर है एरियन स्पेस द्वारा। नवा प्रश्न है कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष पे उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा है, आंसर है साइमन। 10वां प्रश्न है जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, आंसर है 1/15 सेकंड। 11वां प्रश्न है जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, आंसर है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः भूत तुल्यकालिक कक्षा उपयोग में ली जाती है। प्रश्न है रडार उपयोग में आता है, आंसर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। 13वां प्रश्न है गगन इसरो का जो कि एक उपग्रह है, इसका पूर्ण प्रपत्र यानी कि नाम क्या है, आंसर है जीपीएस एडेड जियो संवर्धित ऑगमेंटेटेड नेविगेशन। अगला प्रश्न है एक टीवी सेट को चलाने के लिए किस एक को टीवी रिमोट नियंत्रक इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, आंसर है सूक्ष्म तरंगों का। 15वां प्रश्न है किस प्रौद्योगिकी के संभावित खतरों में ग्रे गू नामक एक पदार्थ के निर्माण की कल्पना की गई, आंसर है नैनो प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न है भारत में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की गई, आंसर है 2007 में। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक CNR राव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर अल्जाइमर रोगों में जिस विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है वह है, आंसर है हस्ताक्षर प्रोटीन। अगला प्रश्न है बायोम्स का पूरा नाम क्या है, आंसर है बायो माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। हम पार्ट 4 को पढ़ेंगे जिसमें पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय, जैव विविधता व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण बारे में प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सेरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है, तो इसका आंसर है पैलेडियम। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की, आंसर है टेंसले ने। और पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, आंसर है रिटर ने। और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक प्रोफेसर दामदेव मिश्रा को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है खाद्य श्रृंखला किससे बनती है, आंसर है उत्पादक, उपभोक्ताओं और अपघटकों से। और पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितने क्षेत्र में वन अनुपात होने चाहिए, आंसर है 33.33% वन। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है, आंसर है चक्रीय प्रवाह होता है। छठा प्रश्न है किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार यानी कि बायोमास अधिकतम होता है, आंसर है वन का। सातवां प्रश्न है कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है, आंसर है एजोबैक्टर। आठवां प्रश्न है लिपिड के वसीय अम्लों के एस्टरीकरण से क्या प्राप्त होता है, आंसर है बायोडीजल। नवा प्रश्न है पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह
कैसा होता है? आंसर है इसका प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। 10वां प्रश्न है भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट यानी कि तप्त स्थल हैं? आंसर है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। 11वां प्रश्न है भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना कब की गई? आंसर है 1981 में। और राष्ट्रपति वनस्पति विज्ञान लखनऊ में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में और पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को जीवम कहते हैं। अब हम पार्ट 5 को पढ़ेंगे। उसमें विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास, राजस्थान में कृषि विज्ञान, पशुपालन राजस्थान में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है राजस्थान में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 1983 में। दूसरा प्रश्न है राजस्थान बायोटेक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर है 2015 में। अगला प्रश्न है राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है 1998 में। चौथा प्रश्न है राजस्थान में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ कहाँ हैं? आंसर है उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना किस शहर में की गई? आंसर है जोधपुर में और 1979 को की गई। छठा प्रश्न है काजरे की स्थापना कब की गई? आंसर है 1959 को जोधपुर में। और इसकी स्थापना पहले हुई तो वास्तव में 1952 में थी, लेकिन 1959 में नाम बदलकर काजरे कर दिया गया। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कब की गई? आंसर है 1993 को जोधपुर में। और सितंबर 2000 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कर दिया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र तबीजी अजमेर की स्थापना कब की गई? आंसर है अप्रैल 2000 में। 9वां प्रश्न है सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना कब व कहाँ की गई? आंसर है 1993 को और यह राजस्थान के भरतपुर में की गई। 10वां प्रश्न है राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? आंसर है 1943 को दुर्गापुरा जयपुर में। 11वां प्रश्न है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? आंसर है 1984 को बीकानेर में। अंत में राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान बच रहे थे, जैसे कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1987 में, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला 1965 में, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र 1962 टोंक में अविकानगर में, और अफ्रीकी स्थापना 1987 जोधपुर में, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2021 अजमेर में, और राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में बीकानेर में, और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी की स्थापना 1983 को बीकानेर में। उसके बाद 8वां संस्थान जैसे कि रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा जोधपुर में इसकी स्थापना और 1960 में की गई, और हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र जयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1986 में इसकी स्थापना उदयपुर में की गई, और मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान 1978 में टोंक में, और अंत में राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1955 जोधपुर में। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो, और मुझे विश्वास है कि आने वाले एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न ज़रूर छपेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब द प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद।